कि मुनव्वर राना साहब ने तो माँ को कब्जे में कर लिया, राजू पुरी साहब ने बाप को कब्जे में कर लिया, अब हम फूफा और मौसा पे लिखेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ दिन में कि एक मोटरसाइकिल जा रही होती है, उस पर दो लोग बैठे होते हैं, फिर भी पिछली सीट खाली होती है। तो यानी नीचे बैठने वालों को सम्मानित किया जाता है, भगवान आप सबको और नीचे ले जाए। रमज़ान के महीने में असर की नमाज के बाद एक नौजवान ने इमाम साहब को मस्जिद में रोका और ये कहा कि इमाम साहब एक मसला है, उसको ज़रा बताते जाइए। उन्होंने कहा कि अच्छा आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो। नौजवान ने कहा कि इमाम साहब ये बताइए, मेरी नई नई शादी हुई है, अगर रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू कह दिया जाए तो इससे रोज़े पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इमाम साहब ने उसे सर से पैर तक गौर से देखा और उसके बाद कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर आप रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू कहेंगे और जिसकी बीवी है अगर उससे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा और खामखा आपके खून निकलेगा और आपका रोजा खराब हो जाएगा। और अगर बीवी आपकी अपनी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा खराब होगा, इसलिए इससे बच के रहें तो बेहतर। देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। मैं ज़हनी तौर पर आपको आमादा कर रहा हूं, चूंकि बहुत संजीदा माहौल से आपको थोड़े से लाइट मूड के माहौल में लाना चाहता हूं, क्योंकि अब आपको कहो के हस्ताक्षर इस्माइल मैन ऑफ द इंडिया लखनऊ में कहो के सौदागर के तौर पर अपनी तंजिया और मज़ाहिया गुफ्तगू और शायरी और कविता के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर मेरे बड़े भाई और आप सबके बहुत चहीते शायर और कवि भाई सर्वेश अस्थाना साहब को मैं इस वक्त माइक पे बुलाना चाहता हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, इतनी अच्छी शायरी मैं जिंदगी में दूसरी बार सुन रहा हूं। पहली बार तब सुनी थी जब मैंने खुद कही थी। और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक चीज तो तय है रेहान भाई कि हमारे लखनऊ वालों के पास कोई काम धाम है नहीं, सब खाली बैठे हैं, चले आए ना सुन रहे हैं। क्या एक बार ताली बजाओ इसी तरह से करो तो। ये हमारे भैया हैं नदीम फर्रुख, इन्होंने जब शुरुआत करी तो कहा कि वो जो मेज़बान हैं वो थोड़ा कम कम करें। मेज़बानों ने भी नहीं सुना। और ये जो साकिए में खाना है हमारे, ये तो औरों नहीं सुन रहे। ये एक शायर को बुलाने से पहले 15 मिनट बोलते हैं और जब वो चला जाता है तो फिर 20 मिनट बोलते हैं। अब हमसे कहते हैं कि 9 बजे ख़त्म करना है, बताओ कैसे ख़त्म होगा। बहुत अच्छा, मैं कहीं से शुरू करूँगा जी। आज बहुत अच्छी शायरी हुई, पिता पर हुई, माता पर हुई, सब पे हुई। मुझे एक चीज़ कहनी है कि मुनव्वर राना साहब ने तो माँ को कब्जे में कर लिया, राजू पुरी साहब ने बाप को कब्जे में कर लिया, अब हम फूफा और मौसा पे लिखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर्वेश भाई, वाह 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 वाह, ये ठीक है, ये बचे हुए हैं दोनों रिश्ते अभी। तो ये सही बात है, ये हम ही कह सकते हैं। रेहान भाई कह रहे हैं कि सर्वेश भाई आप यही कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता। इसमें कोई दम थोड़ी थी इस बात में।
हमने कहा आप लोग हंस लिए, यही होता है। हमारे हैदर चचा बैठे 12 से चल के आ जाते हैं। मेराज भाई बैठे, सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बैठे, खूब शानदार। हमारा भी गैंग बैठा है पीछे छोटा सा, आप लोग ताली बजा दो हमारे गैंग वाले। वाह। ये बलवंत अपने कॉलेज से लाते हैं स्टूडेंट। हाँ, वो जो अमरीश ठाकुर है वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉय लाता। अब उन्हीं को सुन के देखो, सुना के दोनों निकल लिए। अब हमको घबराहट है कि हमारा पेमेंट कौन करेगा। बड़ी दिक्कत हमको हो रही है। हमारे सामने मीर का बाप बैठा हुआ है, ये अभिषेक शुक्ला। हाँ, सही बात है, सही बात है। लोग कहते हैं कि वो मीर है, ये है वो, हमारे यहाँ मीर का बाप है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी मैं लखनऊ में रहता ही हूँ भाई, रहता ही हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ दिन में कि एक मोटरसाइकिल जा रही होती है, उस पर 2 लोग बैठे होते हैं, फिर भी पिछली सीट खाली होती है। अच्छा। इसमें तो बलवंत के गैंग को ज्यादा ताली बजानी चाहिए थी। फिर भी अब वो देखे, बस मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। मैं समय कम लूंगा नदीम फर्रुख। नहीं, आप आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं। वो अक्सर मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। थोड़ी वाह वाह करो हल्की हल्की। हाँ, चंद्रा सर। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। हाँ, शायरी दिखेगी। अच्छा, आदमी बदल गया। ये हमारे साथ सब होता है। कल्याण सिंह गए, मायावती बैठ गई आके। उन्होंने कहा मल्टीनेशनल भी दिखना चाहिए यहाँ पे। ये होता है। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है। लड़कों सुनो, लड़कों को सुना रहा हूं। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। वो अक्सर बाइक पर मुझको, खूब बढ़िया तालियां बजाना, वाह वाह करते हैं। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है, मैं उसकी प्रेमिका हूं, वो यही शायद समझता है। बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है, मैं तो इसलिए जाती हूं मेरा खर्च बचता है। डॉक्टर हरिओम जी सामने बैठे हैं, आईएएस हैं, बहुत तगड़े आईएएस हैं। और नहीं, सही में तगड़े हैं। अच्छा, हम तारीफ कर रहे हैं तब भी लोग हंस रहे हैं। हम अगर अभी कह रहे हैं कि हमारे पिताजी मर गए तब भी आप हंस दोगे। ये बहुत तगड़े आईएएस हैं। और इनको जब मैं देखता हूँ तो मुझको मेरे पिताजी याद आ जाते हैं। भगवान कसम, झूठ आज तक बोला ही नहीं है, कभी झूठ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, नहीं बोले नहीं। पिताजी याद आते हैं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी आईएएस बनूं। हर बाप चाहता हो भले टीचर हो। हाँ, खुद नहीं बन पाते, लेकिन लड़कों से चाहते हैं बन जाए। तो नहीं, बिल्कुल भगवान कसम सच्चे, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। तो चाहते थे आईएएस बने। तो हमने आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम दिया। मार्कशीट तो आई डॉक्टर साहब, लेकिन नंबर वहीं रह गए। एक नंबर नहीं। पिताजी बहुत नाराज, बोले इसको घर से निकाल देंगे। एक ख्वाहिश जताई है कि आईएएस बन जाओ, नहीं बन रहा है। तो हमने दोबारा फिर दिया, फिर -85 नंबर आए। -85। पिताजी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अमीर हैदर चचा, पिताजी ने कहा इसको निकाल दो, इसने खानदान की इज्जत जो है बट्टे में लगा दी है, निकाल देंगे। हमारे टाइम के बाप लोग डायरेक्ट नहीं आते थे, अम्मा के थ्रू आते थे। हाँ, सही। अम्मा आई हमारे पास, बोली भैया तो बाबू बहुत नाराज हैं और घर छोड़ दो। उन्होंने कहा कल से दिखाई न पड़े। अच्छा, पिताजी हमारे थे खूंखार बहुत, तो छोड़ना ही था घर, और कोई ऑप्शन था ही नहीं। फिर उनकी ममता जगी हमारी अम्मा की। बोले ऐसा करो,
जाओ बाबू के पैर पकड़ लो, हो सकता है तुमको माफ कर दे, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हम गए, हमने उनके पैर पकड़ लिए, हमने कहा बाबू जी हमको माफ कर दो, एक मौका दो, हम आईएएस से भी ऊपर उठ के दिखाएंगे। आज नीचे बैठे, मैं ऊपर खड़ा हूँ। आज जाके वाह 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 वाह, आज जाके हम अपने पिताजी की इच्छा पूरी कर पाए। आपने मेरे बारे में कुछ कहा होगा? वो एक हमारे यहाँ कहावत है, कनवा बैर बयारिन सनके। आपके बारे में कुछ नहीं कहा, हमने बस ये कहा कि आ गए हैं। अच्छा, हमको अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह लग रही है। वो मौके से याद आया है, क्या था, शेर जंगल का राजा था, जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई, बदलाव करो। बोले क्या बदले? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे हमारे नदीम फर्रुख को संचालक बना दिया गया। नहीं सही, झूठ थोड़ी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बंदर, एक बार ताली बजा दे जरा। एक बार तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। डॉक्टर साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा। बंदर राजमहल में रहने लगा। बंदर जंगल के, एक दिन बकरी आई, वही वाली जिसके बकरे को काट दिया गया था। वो बकरी आई रोती हुई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। हाँ। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, सातवीं पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति और आप सबकी घनघोर तालियां, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो वाह 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 वाह। तो नदीम भाई सर्वेश भाई क्या कहना ये हो रहा है AEBA। अच्छा हम सब भगवान कसम बता रहे हैं, हम जब से आए तो हम AEBA का मतलब सोच रहे हैं आखिर है क्या। अच्छा इसमें 80% को नहीं पता क्या है। इसका मतलब है अंदाज, बयां और। ये हमको जब बताया हमारे भाई तारिक कमर ने तब हम समझ पाए। और ये आस, इसका तो हमको मतलब ही नहीं पता ये कहाँ रखे गए, लेकिन ये आस है अगर तो हम भी उम्मीद हैं। वाह 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 वाह। आइए अब मैं एक कविता सुना देता हूँ। हमको एक्चुअली याद नहीं रहता, लखनऊ में हम इतना ज़्यादा सुनाते हैं कि हम सेचुरेट टाइप के हो गए। हम हाँ सेचुरेट टाइप के हो गए। हमको लगता है कि हम सामने बैठा करें बस। डॉक्टर साहब को आज सम्मानित किया गया, कुछ किया ही होगा इन्होंने। नहीं सही, हम तो अच्छा हमको नहीं किया गया, इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया है। अगली बार हम करके आएंगे। तो शाहजिया जी अगली बार हमारा नाम घोराएंगे, ऐसे घोराएंगे। आइए सर। कहाँ बैठे होते सर? सामने बैठे होते। तो यानी नीचे बैठने वालों को सम्मानित किया जाता है। तो मैं सभी नीचे वालों को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप सबको और नीचे ले जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब वो सम्मान आपको मिला। मैंने जो जिंदगी में पहली कविता लिखी थी जी, मैं 9th क्लास में था या 10th क्लास में था, वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत। और वो डॉक्टर साहब को चूंकि सम्मान मिला है तो वो 2 मिनट की है, फिर उसके बाद एक ठहाकेदार सुना दूंगा, बैठ जाऊंगा। हालांकि काम मेरा हो गया है। क्या है वो बोलना, पेमेंट पक्की है क्या है? ये दोनों किनारे बैठे। एक मल्टीनेशनल का है, एक प्रोफेसर है। पता नहीं आपने हाल वाल दे दिया है, देखिए क्या होता है। हम लोगों की किस्मत क्या होती है।
मैंने एक कविता बनाई, जी सबसे पहले वो कविता एक डॉक्टर को सुनाई। ये 9th क्लास के बच्चे की लिखी कविता है, इसलिए आज का सर्वेश अस्थाना उसमें मत तलाशिएगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक कविता बनाई, ये डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूँ। आप ये तो मजाक की बात है, लेकिन मैं आपका बहुत फैन हूँ। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले वो कविता एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया, कविता खत्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। सहन कर गया, बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई थी। अब अगली पंक्ति पे ताली उठे कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई थी, कोई सिलेंडर के बढ़े हुए दामों की लिस्ट तो नहीं दिखाई थी, कोई गैस सिलेंडर के बढ़े दामों की लिस्ट तो नहीं दिखाई थी। इतने में डॉक्टर को होश आया, इतने में डॉक्टर को होश आया। उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, उसने मुझे देखा, मुझे परखा, मेरी तरफ झपटा, मेरी तरफ लपका, मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। वाह, बोला कवि नौकरी करोगे? क्या कहना। बोला कवि नौकरी करोगे, अपनी कविताओं से विज्ञान की सेवा करोगे? हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है बताइए, मैं विज्ञान और देश के काम कैसे आ सकता हूँ, जरा समझाइए। बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारे साथ अस्पताल चलना है। अरे वाह, तुम्हें कुछ नहीं करना, आपकी मुस्कान ठहाके में तब्दील हो। हमें कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारे साथ अस्पताल चलना है। तुम न चलो, हमें चलने दो। एक्चुअली क्या है, संचालक की आदत होती है कि शायरी को रिपीट करता है। ये शायरी है नहीं हमारी, मैं रिपीट करते तो हम हमारा टूट जाते हैं। इनकी आदत बहुत बुरी है। चलो इनकी नहीं, सभी की होती है। जब हम निजामत करते हैं तो हम भी वही कर्म करते हैं जो ये कर रहे हैं। अब देखिए टूट गया तारतम्य, अब फिर हमको शुरू से लाना पड़ेगा। टाइम वेस्ट होगा इनका कि नहीं होगा। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। उसने कहा कभी नौकरी करोगे? हमने कहा क्या करना है बताइए। बोले तुम्हें हमारे साथ अस्पताल चलना है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविताएं सुनाना है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है, अपनी कविताएं सुनाना है। मेरा दावा है तुम्हारी कविता सुनकर मरीज बेहोश हो जाएगा, उसको 8-10 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया। वाह 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 वाह। और फिर बोला कि एनेस्थीसिया बेकार है, बेहोशी की दवा। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है। उसके ज्यादा होने पर तो फिर भी होश आ सकता है, लेकिन तुम्हारी एक कविता ज्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। वाह वाह वाह। तो भाइयों बहनों, अब मैं रोज अस्पताल जाता हूँ। अब भाइयों बहनों, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ, वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। वाह, मैं रोज अस्पताल जाता हूँ, वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। इस तरह से बंदा विज्ञान और देश के काम भी आ रहा है और उसकी कविताओं का असली इस्तेमाल भी हो रहा है। ये 9th क्लास में मैंने लिखी थी। 9th क्लास के बच्चे को आप एक बार ताली बजा दें तो वो थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना। अब एक कविता ये मैंने नहीं सुनाई है, 3 लोगों का चरित्र चित्रण है और बहुत ऐसी जगह से ये कविता उठाई कि अगर जरा सा हम भटकेंगे तो वो कविता हो सकता है कि डाउन हो जाए, मतलब बिलो बेल्ट हो सकती थी। लेकिन अगर सावधानी न बरती जाती तो खराब हो जाती। लेकिन ये मेरे जीवन की वो कविता है जिसने मुझे बहुत एप्रिसिएशन दिलवाया और बहुत मैंने इस कविता के माध्यम से लोगों की तारीफ पाई। सेंसिटिव जगह से उठी हुई कविता है, लेकिन है मुस्कान और ठहाके की कविता। एक बार थोड़ी सी ताली बजा दीजिए, 4-5 लोग मैं सुनाता हूँ। 3 लोगों का चरित्र चित्रण। चरित्र क्या होता है कि आदमी अपनी टेंडेंसी नहीं छोड़ता। जैसे एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उससे कह रहा है उधर खिसको, एक सवारी और बैठेगी। तो ये होता है टेंडेंसी। तो मैं टेंडेंसी का व्यंग्य सुनाता हूँ। ये हास्य भी है, व्यंग्य भी है और सर्वेश अस्थाना भी है। नेता, पुलिस और वकील, 3 लोगों का चरित्र चित्रण है। कमल हाथवी साहब बैठे हैं, बड़े अफसर हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। नहीं, भगवान कसम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आजकल 2000 पढ़ रहे हैं, वो है मेरे पास। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई।
नेता कहीं भी टाइम से नहीं जाता, बट टेंडेंसी पर याद रखिए। बहुत अच्छी कविता, निश्चिंत होकर के सुनिए एक बार। हाँ बजा दो ताली, बजा दो। पॉलिटिकल लोग ताली बजा रहे हैं। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। सारी वही हरकतें होंगी, मुस्कान को उठा के बदलना है। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। वाह। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। क्या कहना? अगली पंक्ति पर ठाका ताली सब आ ही जाना चाहिए, मुझे लगता है अगर नहीं आया तो आप जानो। हाँ। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक नदीम फर्रुख ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया, उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज तारीख इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। और जीवन भर, अब व्यंग्य की भाषा बोलता हूं, आपकी समझ की परीक्षा। उसके बाद समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज तारीख इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। वाह। और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्प होने का आश्वासन दिया। आश्वासन दिया। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने कहा, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नेताजी ने कहा, भाइयों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सहयोगी दल के नेता बोले, नेताजी हम कर कुछ नहीं रहे हैं। सहयोगी दल, नेताजी राष्ट्रीय व्यंग्य है ये, अच्छी तालियां उठनी चाहिए। सहयोगी दल बोले, नेताजी हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वाह। सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद अमीर हैदर चचा, उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई। वाह। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा, श्रीलंका समस्या समझाई और सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए। सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए। और अगली पंक्तियां अगर व्यंग्य की भाषा हो तो हर पढ़ा लिखा ताली बजा दे। और सवेरे जय हिंद कह के संसद चले गए। पत्नी के स्वप्न आजादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए। जहाँ नेता होता है वहाँ उसका एक शेडो चलता है, पुलिस वाला। कमल भाई तुम देखो नहीं हमारी तरफ, उधर देखो। जब पुलिस वाला चलता है उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, उस बंदूक में चारों तरफ छेद होते हैं। अच्छा हम तो मतलब शरीफ आदमी, हमको पता ही नहीं उसे किस छेद से गोली निकलती। नहीं बिल्कुल अभिषेक झूठ नहीं बोल रहा है, मीर के पिताजी झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो एक दिन हमने एक पुलिस वाले से पूछ लिया, अब मेरे लफ्जों पर जुड़े रहिएगा नहीं तो मजा चला जाएगा। हमने एक पुलिस वाले से पूछ लिया, भैया इसमें गोली किस छेद से निकलती है? बोला मार के बताएं। तो हमने जो जवाब दिया उस पर आपकी मुस्कुराहट निकले। बोला मार के बताएं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए हैं। वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया। पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। बोला 100 रुपए लाओ, बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात आलमबाग थाने में बिताओ। बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात आलमबाग थाने में बिताओ। अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ। तालियों का अंबार उठाइए। बोला अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 1000 से कम में नहीं जाएंगे। ये प्रवृत्ति का प्रवृत्ति का जहाँ ये होते हैं नेता और पुलिस होते हैं वहाँ वकील होता ही होता है। बस 2-3-4 मिनट और बचा है मेरा काम। पुलिस वकील जरूर होता है। अब वकील की पहली रात सुनिए। जो वकील साहब यहाँ बैठे हो उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए कह रहा हूँ। हालांकि कह मैं उन्हीं के लिए रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं। वकील, हमको खुद हंसी आती है। वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई।
वकील साहब ने पहली रात में गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो, बोले कहो, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील साहब ने तलाक दिला दिया। वाह। और आखिरी टुकड़ा, जब इन तीनों लोगों का हमने सुना है तो इन तीनों ने हमें पकड़ा, बोले बहुत बड़े कवि बनते हो, अगर हम तीनों अपने पास जाएंगे तो कहीं के नहीं रहोगे, अनिल अंबानी से भी बुरी हालत करेंगे तुम्हारे, तो अपनी भी बताओ। तो कवि की भी पहली रात बतानी पड़ी जी। अंतिम टुकड़ा। एक कवि ने शादी रचाई, एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, क्योंकि खाली नहीं था ना, कवि सम्मेलन था उसका, मुशायरा था, तो जा नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, पहली रात में ही हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। मन ही मन हंसा, मन ही मन बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब रोज कविता में नए प्रयोग लाऊंगा, नदीम फर्रुख साहब, अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। वाह 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 वाह। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी शायरी और कविताएं सुनाने लगा। उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी कविताएं सहन कर गई और बेचारी सवेरे दरवाजा खोले जाने से पहले ही मर गई। थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह।